हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। हाँ जी बेटे, मैं इस वीडियो में सीए इंटर सेकंड ग्रुप एडवांस अकाउंटिंग का मॉक टेस्ट पेपर नंबर 2 डिस्कस करने वाला हूँ बेटे। एडवांस अकाउंटिंग का आरटीपी और मॉक टेस्ट पेपर 1 डिस्कस हो चुका था। ये एक मॉक टेस्ट पेपर 2 रह गया बेटे अपना, और ये हमारी है अक्टूबर 22 सीरीज़। नवंबर 22 एग्ज़ाम्स के लिए एक सितंबर में मॉक टेस्ट पेपर था, एक अक्टूबर में है। 2 हैं मॉक टेस्ट पेपर। आरटीपी हो चुकी, एमटीपी 1 हो चुका, ये एमटीपी 2 बचा हुआ बेटे। इसको क्यों छोड़ना है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इस पूरी एमटीपी के अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना, मुझे एक तो डिस्कस करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का क्वेश्चन। एक मुझे थोड़ा सा डिस्कस करना है होल्डिंग कंपनी का जो क्वेश्चन आया है। वैसे तो अपनी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें रीवैल्यूएशन का पॉइंट मुझे समझाना है, क्योंकि बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किया कि सर अब बच्चों के नोटिस में आया कि हाँ 22वें क्वेश्चन में भी ये पॉइंट था, हमने सर से पूछा ही नहीं। एक मुझे वो रीवैल्यूएशन का पॉइंट समझाना है। एक इसमें अमेलगामेशन में मर्जर की थोड़ी सी डिस्कशंस करने हैं मुझे। क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन सब किए हुए हैं आपने, मुझे सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं ताकि आपको करने में कोई दिक्कत ना आए। और तो कुछ है नहीं। अच्छा सर, इसमें पार्टनरशिप का भी क्वेश्चन है। अरे वो तो अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स का है, वो तो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारी क्लास बुक का, और मैंने क्लास में खुद करवाया हुआ है, और मैं जब आऊँगा तब बताऊंगा मैं आपको। मैं चलो पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी डिस्कस कर लूँगा, लेकिन इसमें कुछ है नहीं बेटे नया मेरे बताने लायक। मैं अपना होमवर्क करके आया हूँ, मेरे पास सारे क्वेश्चन नंबर नोटेड हैं। जहाँ मेरे को कुछ नया मिलेगा मैं वहाँ रुकूँगा, मुझे AS 5 में रुकना पड़ेगा। ठीक है जी, तो मैं ज़रा शुरू करता हूँ। सारे बच्चों को पेपर का पैटर्न तो पता ही है। पहला क्वेश्चन 20 नंबर का कंपलसरी, AS में से 5-5 नंबर के 4। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर में आता ही है सर। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 1, और ये है 1A। और ये बेटे कौन से AS में से पूछा गया, ये पूछा गया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में से। वही फर्स्ट सेकंड 3 पॉइंट्स हैं बेटे। और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 180 है। मतलब ये कि क्वेश्चन नया नहीं है, और जो क्वेश्चन नया नहीं है उस पर फिर हम मत्था क्यों मारें। जो क्वेश्चन आपने क्लास बुक में पढ़े हुए हैं दोबारा पढ़ने से क्या हो जाएगा। कोई नई चीज़ मिले तो हम डिस्कस करें, जिससे हमारी नॉलेज बढ़े। ये बेटे फर्स्ट क्वेश्चन का B पार्ट है, और ये पूछा गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में से, और ये हमारी क्लास बुक में 2 बार है। ये हमारी क्लास बुक में क्वेश्चन नंबर 15 भी है और क्वेश्चन नंबर 16 भी है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये मैंने स्टडी मैट से कराया था आपको, मैंने ब्रैकेट में लिखा भी था स्टडी मटेरियल। तो ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 16 मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, और ये मई 19 के एग्ज़ाम में आया हुआ है। मतलब 15 और 16 क्लास बुक में हैं। और अगर पेज नंबर देखना आपने, मैं नोट करा देता हूँ, 110 और 111 ये पेज नंबर है बेटे क्लास बुक के, जहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा कट कॉपी पेस्ट डिट्टो क्वेश्चन। तो आपकी रीडिंग में से निकला हुआ है ये क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं नया, तो मैं इस पर क्यों डिस्कशन करूं। एक इसमें कंसाइनमेंट का केस है, एक इसमें गुड्स ऑन अप्रूवल का केस है, एक इसमें बायर्स रिक्वेस्ट का केस है। जब किसी सामान की डिलीवरी बायर की रिक्वेस्ट पे पेंडिंग हो जाती है तो AS 9 क्या कहता है, सेलर अपनी सेल बुक कर सकता है, क्योंकि सेलर की तरफ से कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है, बायर की रिक्वेस्ट पे डिलीवरी पेंडिंग है, तो सेल बुक कर लो। अच्छा, अप्रूवल बेसिस पे जब हम माल बेचते हैं तो जब तक हमारे पास कस्टमर का अप्रूवल नहीं आएगा तब तक सेल बुक नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट बेसिस पे जब तक कंसाइनी थर्ड पार्टी को माल नहीं बेच देता, क्योंकि कंसाइनी तो हमारा कमीशन एजेंट है, तो कंसाइनर तब तक सेल बुक नहीं करता जब तक कंसाइनी थर्ड पार्टी को माल नहीं बेच देता। तो सारी बातें डिस्कस की हुई हैं, कुछ नया है ही नहीं, सब किया हुआ है आपने। और मैं जहाँ जहाँ क्लास बुक के क्वेश्चन की रेफरेंस दे रहा हूँ डिट्टो क्वेश्चन।
मैं चलते चलते सर आगे बढ़ गया, मैं आ गया सी पार्ट में और मैं रुक गया सर। मैं आ गया सर सी पार्ट में और मैं रुक गया सर। मैं आ गया सर सी पार्ट में। ये है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 का क्वेश्चन, हमने इस पे लगाया टिक इम्पॉर्टेंट। मैं आपको इस क्वेश्चन में क्लास बुक की रेफरेंस दे सकता हूँ, ये क्वेश्चन क्लास बुक में है, लेकिन मैंने होमवर्क में दिया था और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है, पेज नंबर 282 है। लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, तो शायद इसमें 1 या 2 पॉइंट्स में किसी बच्चे को दिक्कत आ जाए और मुझे एक पार्ट का आंसर ठीक करवाना है तो गलती इंस्टीट्यूट की, आंसर मुझे ठीक कराना है एक पार्ट के अंदर, बाकी तो सब ठीक है सर। तो मैं ज़रा क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करता हूँ बेटे। द मैनेजमेंट ऑफ प्लूटो लिमिटेड हैज़ sought your opinion with relevant reasons। कंपनी ने आपसे ओपिनियन मांगा है, किस चीज़ का ओपिनियन? वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस विल बी ट्रीटेड एज चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 21। ये आपको डिफरेंट सिचुएशन में डालेंगे और आपको ये बताना है कि ये सिचुएशन चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है कि नहीं है। अब आप याद करो AS 5 में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया था। मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पॉइंट नंबर 1, ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बारे में डिटेल में गहन अध्ययन किया था हमने। फिर हम जब ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी से निकले तो प्रायर पीरियड आइटम्स पे डिस्कशन किया हमने। जब हम प्रायर पीरियड आइटम में से निकले तो फिर हम चले गए थे चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में से निकले तो फिर हम चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी में चले गए थे। और मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज करना वैसे तो अलाउड है नहीं, लेकिन AS 5 कहता है अगर किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंज आ गया, अगर लॉ की रिक्वायरमेंट बदल गई, अगर कंपनी का ऑडिटर ये कह दे कि पॉलिसी चेंज करने से आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन बेटर हो जाएगा, तो इन तीनों में से कोई भी रीज़न दे के आप अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर सकते हैं। पहली बात तो हमने ये डिस्कस करी थी। फिर हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करने के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे कि पहले ओल्ड पॉलिसी का फर्स्ट डे एप्लीकेशन से लेके आज तक का क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट निकाल लो। फिर न्यू पॉलिसी का ये सोचो कि अगर ये शुरू से लगती और आज तक का इसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होता, फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट एंड लॉस में डालो। अब आपकी पॉलिसी चेंज हो गई है, इसको हम बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एडजस्टमेंट्स। और हमने एग्जांपल्स क्या लिए थे? अगर फीफो को लीफो में लेके जाना है, लीफो तो अलाउड ही नहीं है, फीफो को वेटेड एवरेज में लेके जाना है। आप अपनी अकाउंटिंग किसी पॉइंट पे कैश बेसिस पे कर रहे थे, अब आप एक्रूअल बेसिस में जा रहे हैं, तो चेंज इन पॉलिसी कुछ भी हो सकती है। पॉलिसीज तो हम बहुत सारी यूज़ करते हैं। तो आपको ये बताना है कि ये जो 5 केस इसमें गिवन है, इसमें से चेंज इन पॉलिसी है कि नहीं है। कुछ नहीं मांगा आपसे, ना रीज़न पूछा, ना आपको अकाउंटिंग इफेक्ट, बस आपको ये बताना है कि ये चेंज इन पॉलिसी है या कुछ और है, ये बताना है। तो पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं बेटे। मैं शुरू करता हूँ। इसमें मेरे पास ये पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर 3 से पढ़ता हूँ मैं इसको। आसान केस पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा मज़ा आता है ना। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेटर्स was created 2.5% टिल द मार्च 2020। 2.5% प्रोविज़न बनाते थे डेटर्स पे। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 द रेट ऑफ प्रोविज़न हैज़ बीन चेंज्ड टू 5%। लेकिन अब इन्होंने अपना रेट 2.5% से 5% कर लिया। 2.5% से 5% इन्होंने अपना रेट कर लिया है। मुझे एक बात बताओ, डाउटफुल डेब्ट्स पे प्रोविज़न का रेट बढ़ गया
अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज किसको कहते हैं? हम पहले अकाउंटिंग किसी और बेस पे कर रहे थे, अब अकाउंटिंग किसी और बेस पे कर रहे हैं। पहले मैं प्रोविज़न 2.5% बना रहा था, अब मैं प्रोविज़न 5% बना रहा हूँ। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट तो एक एस्टीमेट है। पहले मुझे लग रहा था 2.5% पैसे डूबेंगे, अब मुझे लग रहा है 5% डूबेंगे। मैंने प्रोविज़न बढ़ा दिया, तो पॉलिसी कहाँ चेंज हुई? प्रोविज़न तो पहले भी बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं, बस परसेंटेज चेंज हुई। तो इट्स नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट। चेंज इन एस्टीमेट, ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी। और पेपर में सिर्फ ये लिखना है। अब देखो 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 पॉइंट है, तो एक एक नंबर के 5 पॉइंट हो गए ये। तो पेपर में आपको सिर्फ ये लिखना है कि इन द गिवन केस कंपनी हैज़ इंक्रीज्ड इट्स रेट ऑफ प्रोविज़न which cannot be classified as change in accounting policy, but it should be classified as change in estimate only. There is no change in the accounting base. कुछ चेंज थोड़ा ना हो रहा है। अच्छा जी, फिर हमें क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है जी? मैं आ गया 4th पॉइंट में। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 21 there was change in the cost formula in measuring the cost of inventory. Yes, it's change in policy. ये बात तो हम क्लास में कई बार डिस्कस करते हैं। कॉस्टिंग फार्मूला का मतलब क्या है? फीफो, वेटेड एवरेज, फीफो, वेटेड एवरेज, ये अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं। अगर कोई कंपनी अपना कॉस्टिंग फार्मूला चेंज करेगी तो ये चेंज इन पॉलिसी माना जाएगा, क्योंकि आपने तो अकाउंटिंग का बेस ही चेंज कर दिया भाई। पहले फीफो के हिसाब से कर रहे थे, अब वेटेड एवरेज के हिसाब से कर रहे हैं। पहले वेटेड एवरेज के हिसाब से कर रहे थे, अब फीफो के हिसाब से कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग का बेस ही चेंज हो गया आपका। तो ये चेंज इन पॉलिसी है। तो हम पेपर में लिख के आएंगे, इन द गिवन केस कंपनी हैज़ चेंज्ड its costing formula for the calculation of cost of inventory, so it should be classified as change in accounting policy because company has changed its accounting base, the base of accounting। बस इतनी सी बात है। ये तो आसान केस है सर, मैं आसान केस ही पहले कराता हूँ ताकि खुशी मिलती रहे। अच्छा, और मैं आ गया जी 5th पॉइंट में। क्या लिखा हुआ है 5th पॉइंट में? टिल द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड तक, कंप्यूटर्स वर डेप्रिशिएटेड ऑन SLM बेसिस ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द करंट ईयर। यूजफुल लाइफ ऑफ द कंप्यूटर्स हैज़ टू चेंज। पहले कंप्यूटर्स की लाइफ 5 साल मानी जा रही थी, अब कंप्यूटर्स की लाइफ 3 साल मानी जा रही है। 5 साल की लाइफ 3 साल में कन्वर्ट हो गई। तो लाइफ का चेंज होना चेंज इन एस्टीमेट है सर। ये तो बच्चे को पता है, AS 10 भी पढ़ के आए हो आप। SLM से WDV, WDV से SLM, ये भी चेंज इन एस्टीमेट है। 5 साल की लाइफ 3 साल हो गई या 5 साल की लाइफ 8 साल हो गई, तो चेंज इन एस्टिमेटेड लाइफ भी चेंज इन एस्टिमेट है। अकाउंटिंग का बेस तो चेंज हो ही नहीं रहा, अमाउंट सिर्फ चेंज होगी। अगर लाइफ ज़्यादा है तो डेप्रिसिएशन कम निकलेगा, लाइफ कम है तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन बेस वही है आपका। डिनोमिनेटर में पहले भी नंबर ऑफ ईयर रखते थे, अभी भी नंबर ऑफ ईयर रखते हैं। तो अभी तक तो चेंज इन पॉलिसी सिर्फ एक आया है, और वो भी कॉस्टिंग फार्मूला। तो मैं आपको लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन के 2nd पॉइंट में। ये रहा जी 2nd पॉइंट। मैनेजमेंट डिसाइडेड टू पे पेंशन टू दोज एम्प्लॉयज हु हैव रिटायर्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी ने डिसाइड किया है कि उन एम्प्लॉयज़ को पेंशन देंगे। किन को पेंशन देंगे? जिन्होंने 5 साल अपनी सर्विस के कंपनी को दिए हैं। अगर किसी बंदे ने कंपनी को 5 साल दिए हैं तो कंपनी उसको पेंशन देना स्टार्ट करेगी।
such employees would receive a pension of 25,000 per month. 25,000 रुपये एक महीने की पेंशन देने की प्लानिंग है. Earlier there was no such scheme of pension in the organization. अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये चेंज इन पॉलिसी है. तो पहले एक बात बताओ, चेंज तो तब होता है ना जब पहले से कोई पॉलिसी लागू हो. नहीं समझे. एक होता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी, मैं कोई चीज़ पहली बार कर रहा हूँ. दूसरा, मैं कोई काम करता आ रहा हूँ और उसमें परिवर्तन कर दिया. मैं पहले वैल्यूएशन फीफो से कर रहा था, अब वेटेड एवरेज से करूँगा. अरे भाई, पहले फीफो से वैल्यूएशन कर रहे थे तभी तो उसमें चेंज माना गया और वेटेड एवरेज आ गया. अगर मैं बोलूँ जी वैल्यूएशन ही अभी स्टार्ट हुई है तो पहले कर ही नहीं रहे थे. मेरी बात अभी भी नहीं समझे. चेंज जो वर्ड है ना, चेंज इन पॉलिसी, चेंज होने के लिए कोई ना कोई अकाउंटिंग पॉलिसी पहले भी लागू होनी चाहिए तो हम उसमें चेंज करके नई पॉलिसी ला सकते हैं. लेकिन यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन है नई पॉलिसी का. पहले ऐसी पॉलिसी थी ही नहीं. पहले कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को पेंशन देती ही नहीं थी, पेंशन का प्रावधान ही नहीं था. अब कंपनी ने लॉयल्टी दिखाई है एम्प्लॉयज़ के प्रति और पेंशन देना स्टार्ट कर दिया. तो अगर पेंशन देने की बात हो रही है पहली बार तो इट्स नॉट अ चेंज ऑफ पॉलिसी, इट्स एन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू पॉलिसी. तो पेपर में क्या लिखेंगे? इन द गिवन केस कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू पॉलिसी of giving pension to its employees who have completed 5 years of service in the organization. So it cannot be considered as change in policy. It should be considered as introduction of a new policy. खत्म हो गई बात. ये न्यू पॉलिसी है, इट्स नॉट अ चेंज. हो गए जी सारे पॉइंट्स. मैं आ गया क्वेश्चन के फर्स्ट पॉइंट में. बेटे इसमें मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे इसके आंसर से भी प्रॉब्लम है. इसका आंसर हमारे एमटीपी में सही नहीं है. वैसे ये क्वेश्चन स्टडी मैट का है, हमारी क्लास बुक में भी यही आंसर है. मैं उस आंसर से भी अग्री नहीं करता और आप भी नहीं करेंगे. लेकिन पेपर में आप इसका आंसर वही लिख के आना जो एमटीपी में या स्टडी मटेरियल में गिवन है. लेकिन मैं समझा देता हूँ कि आंसर गलत क्यों है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड मार्च 21, इस साल द मैनेजमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड अ फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम. फॉर्मल रिटायरमेंट ग्रेचुटी स्कीम का मतलब समझते हो? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 के हिसाब से हमारा AS 15 है रिटायरमेंट बेनिफिट्स पे, तो फॉर्मल ग्रेचुटी स्कीम का मतलब है AS 15 लगाया है इन्होंने. इन प्लेस ऑफ एड हॉक एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू इट्स एम्प्लॉयज़. पहले क्या करते थे? एड हॉक बेसिस पे कैश पेमेंट कर देते थे. और फॉर्मल में क्या है? एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग होती है. नहीं समझे? पहले कोई एम्प्लॉय रिटायर हुआ, उसको कैश देना उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो जितनी ग्रेचुटी उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे देते थे वो खर्चे में डाल देते थे कैश बेसिस पे. लेकिन फॉर्मल पॉलिसी ये कहती है, आपको पता है कि कौन सा एम्प्लॉय कितने साल बाद रिटायर होगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद. तो जितने साल बाद वो रिटायर होगा आपको पता ही है. तो एनुअली आप एक्रूअल बेसिस पे P&L में कुछ ना कुछ डालना शुरू करो और पैसा इकट्ठा करो ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे दिक्कत ना आए. उसको बोलते हैं फॉर्मल पॉलिसी, एक्रूअल. तो हम कैश बेसिस को एक्रूअल बेसिस पे ला रहे हैं, तो ये एक तरह से चेंज इन पॉलिसी है. पहले हम कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते थे, अब हम एक्रूअल बेसिस पे करेंगे, तो हमारा अकाउंटिंग का बेस चेंज हो रहा है. तो ये चेंज इन पॉलिसी है, ये कोई एस्टिमेशन का चेंज नहीं है. तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, CA फाइनल लेवल को पढ़ाता हूँ सर, ये MTP तो इंटर लेवल के लोग बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन CA फाइनल में भी मैं पढ़ाता हूँ. मैंने AS 15 भी पढ़ाया है ओल्ड कोर्स में, मैं IndAS 19 भी पढ़ा रहा हूँ न्यू कोर्स में. मुझे पता है मुझे ज्ञान ज़्यादा नहीं है, फिर भी जितना भी है उसके बेसिस पे ये चेंज इन पॉलिसी है. बिकॉज वी आर चेंजिंग द बेस ऑफ अकाउंटिंग फ्रॉम कैश बेसिस टू एक्रूअल बेसिस. लेकिन MTP के आंसर में लिखा हुआ है इट्स नॉट अ चेंज इन पॉलिसी. तो पेपर में वही लिखना जो MTP का आंसर है.
मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि जो इंटर लेवल का पेपर चेक करेगा उसको इतनी अकल ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि उसने AS 15 पढ़ा होगा, क्योंकि AS 15 इंटर के सिलेबस में नहीं है। तो है तो बेटे इसके आंसर में करेक्शन ज़रूरी है, पर इन्होंने बोल दिया कि नहीं जी ये चेंज इन पॉलिसी नहीं है। तो जो आंसर MTP में गिवन है आंखें बंद करके मान लो और याद कर लो कि अगर पेपर में कहीं आ गया ये एक्स ग्रेशिया वाला पॉइंट तो हम भी ये लिख के आएंगे जो MTP में लिखा हुआ है। और क्लास बुक में भी ये सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जो मैं आपको कह रहा हूँ करेक्शन वहाँ पे भी चाहिए, पर मैंने कराई नहीं हुई। अगर कोई सिंपल AS होता ना, सिंपल कॉन्सेप्ट होता, मैं चेंज करा देता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि एग्जामिनर सिंपल चीज़ें तो सॉल्व कर लेता है, पर इसमें कहीं आपके नंबर ना कट जाएं, इसलिए मैं चेंज नहीं करा रहा इसमें। ये बेटे AS 5 का क्वेश्चन पूछा इन्होंने, मैंने डिस्कस कर दिया। मैं चला आगे, मैं आ गया D पॉइंट में। ये आया AS 29 में से, ये है क्लास बुक में। ये क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है और पेज नंबर 198 है। लो जी, मैं आ गया बेटे क्वेश्चन नंबर 2 में। ये क्वेश्चन आया जी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 में से, यानी एमैलगामेशन में से, और ये क्वेश्चन है इन द नेचर ऑफ मर्जर। ये क्वेश्चन है इन द नेचर ऑफ मर्जर। नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बेसिक सारे पॉइंट इसमें बता देता हूँ। अगर मर्जर का क्वेश्चन हो तो क्या टेंशन, कोई टेंशन नहीं। ये देखो आप, assuming that the amalgamation is in the nature of merger, मर्जर का क्वेश्चन नो टेंशन। मर्जर की कंडीशन याद करो। पहली कंडीशन, परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज़, सारे रिजर्व्स बिना किसी सिलेक्शन के और बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लेगी। सारे एसेट्स, सारे लायबिलिटीज़, सारे रिजर्व्स बुक वैल्यू पे ले जाओ। पॉइंट नंबर 2, ना सिलेक्शन कर सकते ना वैल्यू चेंज कर सकते, ना तो सिलेक्शन करना आइटम्स का और ना ही वैल्यू चेंज करनी है। तो आंखें बंद करनी है, प्लांट, बिल्डिंग, स्टॉक, फर्नीचर, डेटर्स, कैश, क्रेडिटर्स, लोन, डिबेंचर, चल भी रिजर्व्स सारे गए। और फिर मैंने आपको बताया था परचेज कंसीडरेशन का डिफरेंस निकालना है शेयर कैपिटल ऑफ वेंडर कंपनी के साथ। वेंडर कंपनी की शेयर कैपिटल और यहाँ का PC, दोनों का डिफरेंस, जो डिफरेंस होगा वो लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर होगा और उसे हम रिजर्व्स में एडजस्ट कर देंगे। अगर PC ज़्यादा है, अगर हम PC ज़्यादा दे रहे हैं कैपिटल से तो वो लॉस ऑन मर्जर है, उसे हम रिजर्व्स में से सेट ऑफ कर लेंगे। और अगर PC कम है तो वो प्रॉफिट ऑन मर्जर है, उसे हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। और मैंने आपको बोला था प्रॉफिट ऑन मर्जर होगा तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा, लॉस ऑन मर्जर होगा तो कैपिटल रिजर्व में डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व नहीं होगा तो फिर हम GR, P&L कुछ भी यूज़ कर लेंगे, आपकी चॉइस है। ये पूरी कहानी आपको सुनाई हुई है। और मर्जर में कंडीशन तो और भी थी, 90% शेयर होल्डर की परमिशन लेनी पड़ेगी, परचेज कंसीडरेशन सिर्फ और सिर्फ शेयर्स में देना पड़ेगा, जो बिजनेस वेंडर कंपनी का है उसे परचेजिंग कंपनी कंटिन्यू करेगी। कितनी कंडीशन बताई थी मैंने आपको। अब क्वेश्चन ने मर्जर कह दिया है, हमने मान लिया है मर्जर वाला क्वेश्चन है सर, तो मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। बैलेंस शीट नहीं बना के दे रहा मैं PC चेक करा देता हूँ, लॉस और प्रॉफिट ऑन मर्जर चेक करा देता हूँ, जो इक्का दुक्का पॉइंट हो रहा है वो डिस्कस कर लेते हैं सारे। बहुत क्वेश्चन किए हुए हैं आपने, टेक्निक सारी आती है। चलो, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ, A Limited will issue 80,000 equity shares of 10 each at par to the equity shareholder of B
यानी ये क्वेश्चन एब्जॉर्प्शन का है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर दे रही है और वो भी 80,000 और वो भी 10 रुपये का एक, तो 8 लाख के हो गए। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए लिमिटेड टेक ओवर बी लिमिटेड, यानी हमारी जो ए कंपनी है ये बन गई है परचेजिंग कंपनी और ये बन गई है वेंडर कंपनी। इसको बोलेंगे ट्रांसफरर, इसको बोलेंगे ट्रांसफरी। तो अगर आप मुझसे पूछें कि जिंदल सर पीसी की कैलकुलेशन, नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो आप। एग्ज़ाम टाइम में आप क्या कॉपी बनाओगे? हम लिखेंगे जी पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स। टू इक्विटी होल्डर्स। $80,000 शेयर्स हैं और वो भी 10 ईच के एट पार है, तो 8 लाख रुपए तो ये पीसी हो गया सर। क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में आते हैं। मैं आ गया जी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में। ए लिमिटेड विल इशू 10% preference shares of 100 each to discharge the preference shareholders of B Limited at 15% premium in such a way the existing dividend। अरे यार छोड़ो, इतनी बड़ी कहानी। मैं बैलेंस शीट में गया, ये हमारी बी कंपनी है, इसमें 15% ऐड करो, ये बन गया 575। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आप 10% प्रेफरेंस शेयर इशू कर दो। परचेजिंग कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 10% हैं, वेंडर कंपनी के जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो 8% हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि 15% प्रीमियम आप पेमेंट कर दो। और ये प्रीमियम क्यों दिया जा रहा है? डिविडेंड को मेंटेन करना चाहते हैं, हमें कोई मतलब नहीं, हमें 15% प्रीमियम पे पेमेंट करनी है। 575 हो गया। अब ये 575 कैसे पूरा होगा? क्वेश्चन आगे पढ़ो ज़रा। अकॉर्डिंगली ₹5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स आर डिस्चार्ज्ड एट 575। हमें पता है 5 लाख प्लस 15%, वैसे भी क्वेश्चन खुद ही बता रहा है। by issue of 4,000 preference shares of 100 each at 43.75 प्रीमियम। अच्छा, 143 रुपये 75 पैसे का शेयर है और कितने शेयर देने हैं? 4,000। तो 4,000 इंटू 143 रुपये 75 पैसे करना ज़रा, टैली हो रहा है क्या? हाँ जी हो रहा है। तो करना क्या है, ये लो, पेमेंट इन इक्विटी शेयर्स, पेमेंट इन preference shares to preference shareholders 4,000 shares at the rate of 143.75 each। 5,75,000 रुपये हमने लगाया। इसका टोटल पीसी आ गया जी 13,75,000 रुपये। मैं ना तो कोई फॉर्मेट बना के दे रहा हूँ आपको, ये रफ़ प्रेजेंटेशन सिर्फ एक क्वेश्चन का आइडिया दे रहा हूँ ताकि क्वेश्चन अगर आपको बच्चा करना बैठे तो उसको दिक्कत ना आए। वैसे तो मुझे कराना नहीं चाहिए क्वेश्चन, क्लास में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, सेल्फ करना चाहिए आपको। फिर भी मैं आपको हिंट के तौर पे एक रफ़ वर्किंग समझा रहा हूँ कि ये पीसी आ गया हमारा। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ difference in share capital of B and purchase consideration। क्यों? नफ़ा नुकसान आपको पता लग जाएगा।
सबसे पहले हम लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन है 13,75,000 रुपये का। शेयर कैपिटल इन बी लिमिटेड। ESC PSC इकट्ठा कर लो अपना, 7, 20 और 5 लाख। $7,20,000 प्लस 5 लाख, तो ये हो गया 12,20,000। इसका मतलब ये हुआ PC ज़्यादा है, कैपिटल कम है, तो लॉस आ गया। लॉस ऑन मर्जर, $13,75,000 माइनस 12,20,000, 1,55,000 रुपये का डिफरेंस है। इसको हम रिजर्व्स में एडजस्ट कर देंगे। वी विल एडजस्ट द लॉस ऑन मर्जर अगेंस्ट रिजर्व एंड सरप्लस ऑफ परचेजिंग कंपनी। परचेजिंग कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस में एडजस्टमेंट कर देंगे हम। जो हम वेंडर कंपनी से रिजर्व लेंगे, काटा पीटी कर देंगे उसमें। वेंडर के एसेट परचेजिंग के बन जाएंगे, वेंडर की लायबिलिटीज परचेजिंग की बन जाएंगी, वेंडर के रिजर्व परचेजिंग के बन जाएंगे, काट देंगे। 1,55,000 रुपये हमारी जेब से थोड़ा ना जा रहा है। रिजर्व कम कर देंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे। मर्जर है सर। चलें आगे। अच्छा ये क्वेश्चन आगे रीड करते हैं एक बार। The debentures of B will be converted into equivalent number of debentures of A Limited। आपको अच्छी तरह से पता है किसी भी एसेट, किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू में चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि मर्जर का रूल है बुक वैल्यू, ओनली एट बुक वैल्यू। तो उसके डिबेंचर इसके डिबेंचर बन जाएंगे, कन्वर्ट कर देंगे बुक वैल्यू पे, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। ऑल दी बिल्स रिसीवेबल ऑफ ए आर एक्सेप्टेड बाय बी। ए के सारे BR बी के पास है, तो BR BP कैंसिल कर देंगे हम। अगर आप बैलेंस शीट चेक करो तो ये रे BR 60,000 के, और इसके पास BP कितने के हैं 70,000 के। तो 70,000 में से 60,000 के कैंसिल हो जाएंगे, 10,000 के बच जाएंगे। तो यानी कि 10,000 के बिल्स पेबल अदर होंगे, वो दिखा देंगे। वैसे भी हम 60,000 जो हैं BR कैंसिल करेंगे। और मैंने होल्डिंग कंपनी के चैप्टर में भी बताया था कि अगर कभी भी इंटर कंपनी ओइंग्स कैंसिल करनी पड़े तो विच एवर इज़ लोअर ले लिया करो। 60,000 रुपये दोनों में से लोअर है, दोनों में कॉमन होंगे। वैसे क्वेश्चन ने क्या दिया है, ए के BR देखने, वो बी के पास हैं, बी ने एक्सेप्ट किए हैं। तो ए के BR 60,000 हैं, तो बी के BP भी 60,000 कैंसिल कर देंगे। 10,000 के BP बचेंगे, वो बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे। एंट्री आपको आती है BP टू BR। PC निकाल लिया, डिबेंचर की कहानी सुन ली, BR BP कैंसिल हो जाएंगे। एक्सपेंसेस ऑफ एमैलगमेशन 12,000 रुपीज़ बोन बाय ए लिमिटेड। ये भी पता आपको। अगर ये क्वेश्चन परचेज मेथड का होता तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की एंट्री परचेजिंग कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री पास होती, गुडविल टू कैश। लेकिन मर्जर में तो गुडविल अकाउंट खोल ही नहीं सकता, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही बुक वैल्यू का है। तो ये भी हम लॉस ऑन मर्जर मान के रिजर्व्स में से राइट ऑफ कर देंगे। कैपिटल रिजर्व होगा तो ठीक है, नहीं तो जनरल रिजर्व यूज़ कर लेंगे हम। जनरल रिजर्व नहीं होगा तो P&L यूज़ कर लेंगे। तो आपको पता ही है एक कंपनी अपने रिजर्व्स में से पेमेंट कर देगी। ये हमने कई क्वेश्चंस में किया। अब क्या रह गया, सिर्फ एक पॉइंट रह गया जिंदल सर, कौन सा, अ कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ बी। जय श्री राम बोलो, जय श्री राम। पहले बताओ कंपनी का नाम क्या है, बी कौन सी कंपनी है, वेंडर की कौन सी लायबिलिटी है, कंटिंजेंट लायबिलिटी। तो ये तो बैलेंस शीट के बाहर होगी, तो पड़ी रहेगी, हमने क्या लेना है,
पॉइंट पढ़ो, पॉइंट। 72,000 रुपये की है सर। टू बी ट्रीटेड एज एक्चुअल लाइबिलिटी इन ट्रेड पेबल्स। उत्तरी मर्जर में तो वैल्यूज़ चेंज हो नहीं सकती। अब ऐसा तो है नहीं कि कंटिजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल लाइबिलिटी ए बना रहा है, मर्जर में तो ऐसा हो नहीं सकता। मर्जर का तो कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू का है। इसका मतलब ये हुआ एब्जॉर्प्शन से पहले आपको सारा कुछ ठीक करना पड़ेगा। अगर ट्रेड पेबल्स को 72,000 रुपये से बढ़ाएंगे, अगर कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी तो वो लॉस है। तो किसका लॉस है? वेंडर का। तो वेंडर को अपनी बैलेंस शीट ठीक करनी पड़ेगी। तो वेंडर की बैलेंस शीट में जो सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2,04,000 के, अगर मैं इसमें 72,000 रुपये ऐड करता हूँ तो मुझे इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है इसमें से 72,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरी लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो ये मेरा लॉस है, मुझे प्रॉफिट एंड लॉस में ये खर्चा बुक करना पड़ेगा। ये किसकी बुक्स में हो रहा है? बी की बुक्स में। एब्जॉर्प्शन से पहले करना पड़ेगा, क्योंकि मर्जर में तो सारा कॉन्सेप्ट बुक वैल्यू का होता है। तो ये कंटिजेंट लाइबिलिटी को एक्चुअल लाइबिलिटी परचेजर नहीं बना रहा, ये लाइबिलिटी अराइज हो गई है आपकी, तो हमें इसकी बैलेंस शीट में चेंजेस करने पड़ेंगे। और गलती से भी ऐसा मत करना कि जर्नल एंट्रीज़ के टाइम पे 72,000 रुपये आप एडजस्ट कर दो। मर्जर की कंडीशन बुक वैल्यू, ये फेयर वैल्यू नहीं है। पहले आप उसकी बैलेंस शीट ठीक करो, फिर बुक वैल्यू पे टेक ओवर करो। तो इसका जो रिवाइज्ड P&L है ये आपका हो जाएगा 120, और इसके जो क्रेडिटर्स हैं ये हो जाएंगे 276 के। तो ये बुक वैल्यू है। अब हम इसको टेक ओवर करवाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक वर्किंग नोट इसके लिए भी बनेगा। स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन बैलेंसेस in the books of B Limited before merger. Profit and loss, balances as per balance sheet 192 credit, 2,04,000 credit. लाइबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान हो जाएगा, तो 72,000 रुपीज़ करेंगे डेबिट, 72,000 रुपीज़ करेंगे क्रेडिट, तो रिवाइज्ड बैलेंस आ जाएगा 1,20,000 रुपीज़ क्रेडिट, 2,76,000 रुपीज़ क्रेडिट। अब मैं आपको लेके आना चाहता हूँ in the books of A, not B, sorry, जर्नल एंट्रीज। सारे बच्चों को पता है कि ये रफ प्रेजेंटेशन है, जिंदल सर ऐसे नहीं लिखते, सबको पता है ये बात। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ, नोटिंग करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझ लो आप। फर्स्ट एंट्री, बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ बी, 13,75,000 रुपये, 13,75,000 रुपये। नरेशन आप लिख लेना, पता है आपको क्या लिखना है, बीइंग बिजनेस मर्ज्ड। अब एक एक करके सारे एसेट सारे लाइबिलिटीज़ लिखते चलो, चलो मेरे पीछे। जय श्री राम। एक एक नाम ढूंढते चलो, लिखते चलो। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग 840, प्लांट एंड मशीनरी 560,
840। ये सब पीपीई में चला जाएगा बैलेंस शीट में। 560। नोटिंग नहीं करनी है, सिर्फ देखते चलो। ऑफिस इक्विपमेंट 210। इन्वेस्टमेंट्स 3 लाख। इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। फिर इसके बाद स्टॉक डेबिट 420 का, डेटर्स 320 के, 420। स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट। BR 70,000 के, कैश 61। अच्छा ये तो BR है भाई 70,000 के, वो तो मैं BP तो भाई पेंडिंग है, अभी चेक कराता हूँ जी मैं। वो मैं 60-70 की कहानी आपको ऐਵੇਂ सुना गया। BR 70,000 के हैं, 61,000 का कैश है। क्वेश्चन ज़्यादा आसान हो ना तो भी बंदा लापरवाह हो जाता है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बात तो पक्की है सर। कैश डेबिट BR डेबिट सब हो गया। हमें 60,000 को कैंसिल करना है, बस इतनी बात मुझे पता है, क्योंकि A के BR B के BP है, ढूंढ लेंगे हम, चिंता मत करो। हो गया सब जी, सब आइटम्स हो गए हैं सर। चलो पीछे चलो। अच्छा जी, डिबेंचर्स बताओ कितने के हैं। 9%। प्रेजेंटेशन आपको पता है, आप सीधा 2 डिबेंचर लिखो तब भी चलेगा, क्योंकि रेट सेम है, अमाउंट सेम है। अगर आप चाहो तो लायबिलिटी फॉर डिबेंचर होल्डर लिख के एक कन्वर्जन की एंट्री नीचे और डाल सकते हो। लायबिलिटी फॉर डिबेंचर होल्डर 2 डिबेंचर्स, आपकी चॉइस है, क्योंकि अमाउंट सेम है, रेट सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिबेंचर्स के बाद बताओ जी। सिक्योर्ड लोन 360 का है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 276 के हैं। टू secured loans, 2 creditors, अच्छा जी ये भी हो गया। बिल्स पेबल बताओ 1 लाख के। हाँ अब ठीक है, 1 लाख के BP हैं B के पास, 60,000 के BR उसके पास है, 40 बचेंगे, इसमें से काट देंगे, कोई बात नहीं जी। BP और 75,000 यहाँ लिखेंगे जी। 2 BP 1 लाख, 2 अदर करंट लाइबिलिटीज़ 75,000। सारे एसेट्स हो गए, सारे लाइबिलिटीज़ हो गई, सारे रिजर्व भी तो लेने पड़ेंगे। मर्जर का क्वेश्चन है सर। अच्छा मर्जर का क्वेश्चन है, देखो क्या क्या रिजर्व है इसके पास। सबसे पहले जनरल रिज़र्व अपने आप में सफिशिएंट है, इसी को काट देंगे। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व, अगर परचेज मेथड का क्वेश्चन होता तो इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व स्टैचुरी रिज़र्व में आता, अमेलगमेशन एडजस्टमेंट टू स्टैट रिज़र्व की एंट्री डालनी पड़ती। पर ये तो मर्जर का क्वेश्चन है, मर्जर में तो सारे रिज़र्व लेने होते हैं, क्या स्टैचुरी और क्या नॉर्मल, दिमाग क्यों चलाएं। जनरल रिज़र्व ले लो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व ले लो। अच्छा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिज़र्व, ये भी स्टैट रिज़र्व होता है, मर्जर में सारे रिज़र्व ही लेने होते हैं। और एक P&L, सारे रिज़र्व ले लो। अच्छा तो आप लिखो 2GR
2.5 लाख। मेरे पास जगह ख़त्म हो गई। 2 इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिज़र्व 60,000। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिज़र्व 1,20,000। 2 P&L 1,20,000 और 2 बिजनेस मर्जर 13,75,000 PC बीइंग एसेट्स लाइबिलिटीज़ एंड रिजर्व्स टेकन ओवर। नरेशन आपको पता है, एंट्री का डिफरेंस गुडविल तो आ नहीं सकता, लॉस प्रॉफिट आएगा, आपको पता ही है। लॉस वैसे मैंने निकाला ही वो ऊपर 1,55 का निकाला था ना, अभी वही आएगा यहाँ। अमाउंट कैसे हिल जाएगी, वही आएगी। 4 पीस 3 पीस 70 और 61,000 87,81,000। ये रफ कैलकुलेशन है, पेपर में ढंग से करके आना जैसे क्लास में करवाया हुआ है आपको। 1 लाख, फिर 75,000, फिर 2.5 लाख, फिर 60,000, फिर 1,20, फिर 1,20, फिर 13,75 माइनस ये आ गया टोटल 29,36,000 माइनस करेंगे 27,81, वही 1,55 आना है, मैंने ऊपर निकाल के दिखाया था आपको। लॉस ऑन मर्जर डेबिट 1,55,000 रुपये बैलेंसिंग फिगर। अब मुझे बताओ ये कहाँ से राइट ऑफ करें? आप जनरल रिजर्व से राइट ऑफ कर लो। मेरे पास GR बोथ है। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 155 टू लॉस ऑन मर्जर। कुछ लोग क्या करते हैं, यहीं काटा पीटी कर देते हैं। हमने पहले लॉस दिखाया, जनरल रिजर्व को पूरा बुक करके दिखाया यहाँ पे। कुछ लोग बड़े सियाणे हैं सर, वो क्या कहते हैं, यहाँ लॉस नहीं दिखाते, ये लो जी, यहाँ लॉस वॉस नहीं दिखाते। वो क्या करते हैं, सीधा यहीं से माइनस कर देते हैं 155 और बाकी का GR लिख लेते हैं। हम क्या करते हैं, लॉस बुक करके फिर लॉस को राइट ऑफ करके दिखाते हैं, शॉर्टकट नहीं मारते। दोनों प्रेजेंटेशन वैलिड हैं, जो मर्जी कर लो। चौथी एंट्री में BP अकाउंट डेबिट टू BR। नहीं सर, अरे लिखो तो सही, अरे भाई लिखो तो सही, ठीक है। एक एंट्री और लिख लो मेरे कहने पे, लिक्विडेटर डेबिट 13,75। टू ESC 8 लाख, टू PSC 4 लाख, टू SPR लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू ESC, टू PSC, टू SPR। ये तो एट पारी 8 लाख, ये 4 लाख, ये 1,75। 4,000 शेयर थे, 43 रुपये। टोटल 13,75 की पेमेंट हो गई। एक एंट्री और है, जनरल रिजर्व डेबिट टू बैंक। किस चीज़ की? एक्सपेंसेस की। कितने के खर्चे थे? 12,000 के। बैलेंस शीट आप बना लेना। एंट्रीज आपके पास है ही, मैंने रफ में एक बार सारा क्वेश्चन समझा दिया आपको। एसेट्स एसेट्स में जुड़ जाएंगे, लाइबिलिटीज़ लाइबिलिटीज़ में जुड़ जाएंगी, रिजर्व रिजर्व में जुड़ जाएंगे। सारा क्वेश्चन क्लियर है आपका। कैपिटल रिजर्व था नहीं मेरे पास, मैंने GR यूज़ कर लिया। GR नहीं होता तो P&L यूज़ कर लेता। मैं आ गया सर क्वेश्चन नंबर 3 में। ये सर आया पार्टनरशिप में से। और ये आया अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स में से। और ये क्लास का क्वेश्चन नंबर 43 है। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 43 है। मेरे को बच्चों ने व्हाट्सएप किए
कि जिंदल सर आपने अमेलगामेशन ऑफ फर्म में जो गुडविल की एडजस्टमेंट कराई है वो ना स्टडी मैट से थोड़ी सी डिफ़र है, तो नंबर तो नहीं कट जाएंगे। इस एमटीपी का आंसर देख लो, गुडविल की एडजस्टमेंट वही है जो मैंने क्लास कॉपी में करवाई थी आपको। अब मुझे बताओ, एमटीपी भी इंस्टीट्यूट की है, स्टडी मटेरियल भी इंस्टीट्यूट का है और दोनों आंसर वैलिड हैं, क्यों चिंता करते हो? इसमें वही आंसर है जो मैंने क्लास में दिया था, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंटेशन है बेटे। मैंने क्लास में जो भी क्वेश्चंस आपको कराए हैं सिंपल प्रेजेंटेशन से ही कराए हैं। मैं गुडविल का क्या करता हूँ, मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। मैं जब अमेलगामेशन ऑफ फर्म्स का क्वेश्चन बनाता हूँ तो मेरे पास दो फर्म्स होती हैं, दो कैपिटल अकाउंट यहाँ, दो कैपिटल अकाउंट यहाँ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस निकालता हूँ। वो कैसे निकलते हैं, हम क्या करते हैं, पहले मैं मान लो दो फर्में हैं, मैं इसी क्वेश्चन की बात करता हूँ। मान लो मैं इस फर्म की बात कर रहा हूँ, इस फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एज कैपिटल और बीज कैपिटल दो हेडिंग्स बना लेता हूँ। कॉपी आपके पास है, 43वें क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हो। प्लीज़ क्लास कॉपी खोलो और देखो मैं जो बोल रहा हूँ क्या सही बोल रहा हूँ। मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखता हूँ कैपिटल के, ये उठा लिए 3.5 1.5 लाख। फिर मैं इसमें रिजर्व्स ऐड करता हूँ, ये रे रिजर्व्स, ये PSR में मैंने ऐड कर दिए। फिर मैं नीचे लिखता हूँ रियलाइजेशन प्रॉफिट। बिल्डिंग की वैल्यू में चेंज आया, फर्नीचर की वैल्यू में चेंज आया, प्लांट की वैल्यू में, किसी एसेट में प्रॉफिट होगा, किसी में लॉस होगा। फिर मैं लिख लेता हूँ गुडविल भी उसी में ही। क्यों, बैलेंस शीट में गुडविल है नहीं, बुक वैल्यू 0, PC में गुडविल आएगी तो वो रियलाइजेशन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। PC में सारे एसेट्स मार्केट वैल्यू पे आते हैं, गुडविल भी आती है। तो जो भी एसेट्स की वैल्यू में चेंज आ रहा है, लायबिलिटीज़ की वैल्यू में चेंज आ रहा है, जो गुडविल हम ले रहे हैं वो सारा इकट्ठा करके हम प्रॉफिट लेके इन दोनों में बांट देते हैं। ये हमारा कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है। इसका मतलब हमारी गुडविल कैपिटल अकाउंट में इंक्लूड हो गई। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फिर करता हूँ इसमें B और C उठा लेता हूँ, B's कैपिटल C's कैपिटल। सेम वर्किंग B और C की बनाता हूँ। फिर मैं बनाता हूँ एक कॉमन स्टेटमेंट, A B C, और B के कैपिटल अकाउंट दो हो जाते हैं, A का एक है, B के दो हैं, C का कैपिटल इन दिस इकट्ठा कर लेता हूँ। फिर वहाँ गुडविल राइट ऑफ कर देता हूँ मैं न्यू PSR में। पहले ओल्ड PSR में A और B को दे दी, ओल्ड PSR में B और C को दे दी, और फिर न्यू PSR में हम ABC में से काट लेते हैं, यही करते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट आते हैं वो एंट्रीज में। बच्चा मुझे कहता है सर नंबर तो नहीं कट जाएंगे, MTP का आंसर देख लो। वही टेक्निक जो मैंने क्लास में करा रखी है, वही प्रेजेंटेशन जो मैंने क्लास में करा रखा है। अब मुझे बताओ, इंस्टीट्यूट ही आपको आंसर दे रहा, नंबर कैसे कट जाएंगे आपके? और मैं कितनी बार बच्चों को क्लास में बोल चुका हूँ, मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, मैं 20 साल हो गए हैं। जितने टीचर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे सब जूनियर्स हैं हमारे। मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ, कैलकुलेशन आप कर लो कितने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, आपकी एज से ज़्यादा ही होंगे। अब मैं 2 जनरेशन टीचर बनने वाला हूँ। जो बच्चे मेरे पहले बैच में मेरे से CA फाइनल पढ़ के गए होंगे, उनके बच्चे आज मेरे से इंटर में पढ़ रहे होंगे। आज नहीं पढ़ेंगे, अगले बैच में पढ़ लेंगे। 2 जनरेशन टीचर होने वाला हूँ। मैंने CA में 4 बार सिलेबस चेंज होते हुए देखा है। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था 2002 में, तब CA इंटर होता था। सर आज भी CA इंटर? अरे छोड़ो, पहले पूरी बात तो सुनो। तब CA इंटर होता था, CA इंटर से बन गया PE2 प्रोफेशनल एग्जामिनेशन 2, PE1 फाउंडेशन, PE2 इंटर होता था। PE2 के बाद फिर ये PCC ले आए, PCC के बाद फिर IPCC ले आए, IPCC के बाद फिर इंटर में आ गए CA इंटर। देख लो आप। और मैं आपको चाहूँ तो पुराने पता नहीं कितने साल पुराने क्वेश्चन दे सकता हूँ। मेरे पास किताबें पड़ी हैं, मैं देता ही नहीं, आज का ट्रेंड ही नहीं है। तो जो प्रेजेंटेशन बेटे मैंने क्लास में कराया था प्लीज़ गुडविल का, वो बहुत सिंपल, सोबर और बढ़िया प्रेजेंटेशन है, उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना पेपर में। पर कंडीशन एक है, हम गुडविल को न्यू PSR में राइट ऑफ इसलिए करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन दे रखी होती है, ये बात कभी मत भूलना। कौन सी लाइन? ये देखो, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ दिस।
गुडविल को अपीयर नहीं करना होता, इसीलिए राइट ऑफ करते हैं। अगर ये लाइन ना हो तो गुडविल ओल्ड पीएसआर में जनरेट हो गई, पीसी में आ गई, बुक्स में भी दिखा देंगे। राइट ऑफ अपीयर नहीं करनी तो ए बी सी कैपिटल अकाउंट आप इकट्ठे कर ही रहे हो, उसमें से न्यू पीएसआर में हटा देना, रिवाइज्ड कैपिटल आ जाएगी, फिर उसको पीएसआर में मेंटेन कर लेना, जैसा क्वेश्चन बोले। तो जैसा 43 में कराया था वही आंसर इसमें दे रखा है, प्लीज़ इसको कर लेना, कर लेना, प्लीज़ कर लेना, प्लीज़ कर लेना। वो आंसर बिल्कुल वैलिड है। बाकी आपकी मर्ज़ी, मैं तो आपका सीनियर हूँ, मैं तो आपको सिर्फ गाइडेंस दे सकता हूँ, प्रोफेशनली आपको गाइड कर सकता हूँ, मानना या ना मानना आपकी मर्ज़ी। नहीं सर मैं तो नहीं मानता आपकी बात, आप तो मरवा दोगे हमें, नहीं, फिर आपकी मर्ज़ी। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ठीक रहेगा आपके लिए। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20/20 मिलेंगे। लाखों बच्चे पढ़ चुके, हज़ारों बच्चे सीए बन चुके, सैकड़ों बच्चे रैंक होल्डर बन चुके, आपकी चॉइस। मैं सर आपको लेके आ रहा हूँ आगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये आया सर होल्डिंग कंपनी में से, और ये हमारी क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 22 है। और इस पूरे क्वेश्चन में, और वैसे ही आपको मैंने होमवर्क में दिया हुआ है, मेरे को बच्चों ने पूछा सर रीवैल्यूएशन एक्सप्लेन कर दो, बाकी तो सर हम कर लेंगे। मैंने बोला क्लास बुक का क्वेश्चन है यार, कहते नहीं सर फिर भी रीवैल्यूएशन एक्सप्लेन कर दो, हमें रीवैल्यूएशन का पॉइंट समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। सन लिमिटेड ने 3200 शेयर एक्वायर किए हैं स्टार कंपनी के 1 अक्टूबर 21 को। मैंने मार्क कर लिया सर डेट ऑफ एक्विजिशन 1/10/21, और मैंने मार्क कर लिया बैलेंस शीट डेट को भी। बैलेंस शीट डेट इज 31 मार्च 22। इसका मतलब 6 मंथ्स पोस्ट एक्विजिशन में। इसका मतलब ये हुआ कि 2021-2022 में 6:6 की रेशो लगेगी। 6 महीने प्री में हैं और 6 महीने जो है वो पोस्ट में है सर। सबसे पहला काम डेट ऑफ एक्विजिशन चेक करो, दूसरा काम बैलेंस शीट डेट चेक करो। डेट ऑफ एक्विजिशन से लेके बैलेंस शीट डेट तक पोस्ट एक्विजिशन, उससे पहले सारा प्री एक्विजिशन। मुझे आना है रीवैल्यूएशन में। अब इस बात में ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर नहीं होगा, इसमें रीवैल्यूएशन 1 अक्टूबर को होगा। ये होगा मिडल ऑफ ईयर में, ये मिडल ऑफ ईयर में होगा, ये मिडल ऑफ ईयर में होगा, मिडल ऑफ ईयर में होगा, मिडल ऑफ ईयर में होगा। आमतौर पे क्या होता है, डेट ऑफ एक्विजिशन आपको दे रखी होती है 1/4/21, और रीवैल्यूएशन बड़ा आसान हो जाता है। अगर साल के शुरुआत में डेट ऑफ एक्विजिशन हो तो हम रीवैल्यूएशन लॉस प्रॉफिट तो प्री के कॉलम में ले लेते हैं, और उसकी वजह से जो वैल्यू में चेंज आता है उसके डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट सारा पोस्ट में डाल देते हैं। मान लो 1 लाख की बिल्डिंग 1.5 लाख की हो गई तो 50,000 से बढ़ गई, तो 50,000 जो बड़े हैं, जो 50,000 का इंक्रीज़ आया है, उसका डेप्रिसिएशन पूरा पोस्ट में डाल देते हैं। अगर वैल्यू घट गई तो डेप्रिसिएशन रिवर्स कर देते हैं सारा पोस्ट में। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा पंगा है, इसमें रीवैल्यूएशन होगा 1 अक्टूबर को, मिडल ऑफ ईयर में हो रहा है, तो वही पॉइंट मुझे आपको समझाना है। आइए मेरे साथ। The plant and machinery which stood at 3 lakh rupees on 1 April 21। एक मशीन है सर जिसकी बुक वैल्यू 3 लाख रुपए है 1 अप्रैल 21 को, पर मुझे 1 अप्रैल 21 वाली वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए 1 अक्टूबर की, क्योंकि मेरी डेट ऑफ एक्विजिशन 1 अक्टूबर है। तो मुझे पहले 3 लाख रुपए पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा के इसको मिडल ऑफ ईयर में लेके जाना पड़ेगा। मैं देखता हूँ आगे। वॉज कंसिडर्ड एज वर्थ 360 ऑन 1 अक्टूबर 21। अक्टूबर में इसकी मार्केट वैल्यू 360 है और इसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को 3 लाख है, और हमें डेप्रिसिएशन बताया जा रहा है
द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूज़फुल लाइफ। तो होगा क्या, सबसे पहले मुझे 3 लाख रुपए में से 15,000 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। 3 लाख, इसका 10%, 6/12। जिंदल सर कहीं पर एनम लिखा तो नहीं हुआ? अरे बताया तो था, सीए में रेट हमेशा पर एनम ही एज्यूम करते हैं। वो 11वीं 12वीं की बातें होती है कि पर एनम नहीं लगा, सीए में रेट पर एनम ही होते हैं सारे। अब डेप्रिसिएशन है, अब ये कोई पर मंथ थोड़ा ना होगा, 120% थोड़ा ना डेप्रिसिएशन लगा देंगे हम, रेट पर एनम ही एज्यूम होते हैं। तो 15,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगाया तो 2,85,000 रुपये हमारे पास बुक वैल्यू आ गई है। किस चीज़ की बुक वैल्यू? बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एज ऑन 1 अक्टूबर 21। लेकिन मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू इज़ 360 1 अक्टूबर 21 को। डिफरेंस बताओ जी कितना है? 75,000 रुपये का। तो ये 75,000 रुपये क्या है? गेन है, और ये सारा प्री में आ जाएगा। पहले आपको 3 लाख में से 15,000 का डेप्रिसिएशन माइनस करना है, वैल्यू कैरिंग अमाउंट निकालनी है हाफ ईयरली, फिर उसका कंपैरिजन करना है मार्केट वैल्यू से। 75,000 रुपये का गेन आ गया। चलें जी आगे। अब दिक्कत ये है कि अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 360 पे। जब आपने हाफ ईयरली वैल्यू कर लिया 360, तो अब डेप्रिसिएशन लगेगा 360 पे। तो 3,60,000 का 10% हाफ ईयरली अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में आएगा, वो होगा 18,000। लेकिन आपके पास 3 लाख रुपए के हिसाब से 10% का 6 महीने का 15,000 रुपये लग चुका है, लग चुका है। हाँ, ये देखो, ये बैलेंस शीट कब की है? 31 मार्च की। तो ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, ये कब का है? ये 31 मार्च का है। तो अगर मेरे पास साल के ओपनिंग में 3 लाख की वैल्यू थी, तो 10% के हिसाब से 30,000 रुपये का डेप्रिसिएशन लगा होगा, 15,000 प्री में और 15,000 पोस्ट में। लेकिन पोस्ट में जो डेप्रिसिएशन है वो 3 लाख पे नहीं, 360 में लगना चाहिए था, 18,000। तो आपने मतलब 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन कम लगाया है। 3 लाख का डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से हाफ ईयरली आपने चार्ज किया होगा, लेकिन आपको करना चाहिए था 360 पे। तो 3,000 रुपये का डेप्रिसिएशन आपको पोस्ट में डालना पड़ेगा। तो 75,000 का गेन है और 3,000 का डेप्रिसिएशन पोस्ट में डाल दो, क्योंकि आपने पूरे साल में 30,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया होगा, तो उसमें पोस्ट 15 होगा, लेकिन 18 होना चाहिए था, वो 3,000 एक्स्ट्रा डाल दो। ये बस इसमें एक रीवैल्यूएशन का पॉइंट है कि सर हमें ये डेप्रिसिएशन समझ में नहीं आ रहा, ये पॉइंट था इसमें। वैसे आमतौर पे क्या होता है, जब ये क्वेश्चन सिंपल होते थे, तो ये जो 75,000 का गेन आया है, अगर ये क्वेश्चन डेट ऑफ एक्विजिशन 110 को ना होके 11 होती, तो हम 75,000 रुपये का एप्रिसिएशन जो है ना, इसी पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकाल के पोस्ट में लिख देते। ये जो मिड ऑफ ईयर में रीवैल्यूएशन हो रहा है ना, इसकी वजह से वैल्यूज़ में फ़र्क आ रहा है, और कुछ नहीं है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 22 है आपके पास, आप देख लेना। मैं क्वेश्चन नंबर 5A में आ रहा हूँ। ये सर बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का क्वेश्चन है। ढेरों क्वेश्चन हमने किए हुए हैं, मैं क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ, मुझे नहीं कराना। आप क्वेश्चन नंबर 52 देख सकते हैं क्लास बुक का, क्वेश्चन नंबर 57 देख सकते हैं, ये पेज नंबर 66 पे है, ये पेज नंबर 69 पे है। मुझे नहीं कराना सर, किया हुआ है सर, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। मैं 5B में आ गया सर। ये हमारा बायबैक का क्वेश्चन है सर, और इसके लिए आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखना चाहिए। आपको मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहले रेगुलर क्वेश्चन है फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 7 है, और ये मई 19 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। डिट्टो क्वेश्चन है क्लास बुक का, पेज नंबर क्लास बुक का 132 है, आप चेक कर सकते हैं। जय श्री राम बोल के आगे बढ़ो। मैं आ गया सर 6A में।
सेल्फ रीडिंग क्वेश्चंस दिए हुए हैं मैंने, मतलब होमवर्क वाले क्वेश्चंस। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है सर ये भी मई 19 के एग्ज़ाम में आया हुआ है और पेज नंबर 1। और ये मई 19 के पेपर के 3 क्वेश्चन दे दिए इन्होंने। पेज नंबर 143 है सर क्लास बुक का, आप चेक कर लेना। ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन है सर, ये लिक्विडेशन का क्वेश्चन है। टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 201। जो क्वेश्चन सर आपने कर रखे हैं दोबारा से मत थमा। कंडीशन एक है कि क्लास बुक के क्वेश्चन सारे किए हुए हैं आपने, मैं अजम्पशन लेके चल रहा हूँ, होमवर्क आपने पूरा किया हुआ है। लो जी, बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन है। बिल्स फॉर कलेक्शन, 2 अकाउंट बनते हैं, बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स, बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। कॉन्ट्रा में एंट्रीज डालनी होती हैं। क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 47 है सर, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 47 है और पेज नंबर सर 61 है। EAS 7 का क्वेश्चन है सर, क्लास बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है और पेज नंबर 81 है। और ये देख लो आपको इनकम रिकग्निशन बतानी है NBFC की। बच्चे को पता है परफॉर्मिंग के लिए एक्रूअल बेस होता है और नॉन परफॉर्मिंग के लिए कैश बेस होता है। जय श्री राम, सारे क्वेश्चन हो गए। ये MTP 2 बनाई है सर इन्होंने आपकी। तो जो पॉइंट्स मुझे डिस्कस करने थे मैं कर चुका हूँ सर, बाकी तो सब सिमिलर क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर रखे होंगे और क्लास बुक की प्रैक्टिस आपने ढंग से कर रखी होगी। मेरी तरफ से बेस्ट विशेस हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। अच्छे से करके आना, माँ बाप का नाम चमकाना, थोड़ा सा हमारा भी चमका देना। बेस्ट विशेस हैं बेटे। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।